हाँ जी, मैं रेडी हूँ। आई होप तुम भी तैयार हो। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई को। चलिए, आई होप कि तुम लोगों ने इस क्वेश्चन को पढ़ा और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करी कि दे क्या रखा है। अब मैं करवाता हूँ। देखो कैसे करेंगे। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है कि द सम ऑफ 4 कॉन्जुगेटिव। अब देखो एक चीज ना, मैं तुम्हें सम के ऊपर बताता हूँ, अभी तक मैंने तुम लोगों को बताई नहीं थी। सम की एक खास बात होती है बेटा, सम को ना ध्यान से देखो। जब भी मान लो अपने को सम निकालने का बोले ना, जैसे एन टर्म का सम निकालना है, तो वो एक्चुअली में क्या होता है, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5 एंड सो ऑन। कहाँ तक जाना होता है, an तक जाना होता है। क्या रिप्रेजेंट करता है वरीन, ये रिप्रेजेंट करता है सम ऑफ एन टर्म। मेरा कहने का मीनिंग ये है कि अगर मैं s1 n की जगह 1 लिखूं तो क्या मीनिंग होगा इसका, सिर्फ पहली टर्म, एक टर्म का सम। अगर मैं 2 लिखूं तो इसका मीनिंग होगा 2 टर्म का सम। अगर मैं s3 लिखूं तो इसका मीनिंग होगा a1 प्लस a2 प्लस a3। अगर मैं s4 लिखता हूं तो इसका मीनिंग है a1 प्लस a2 प्लस a3। तो कहने का मीनिंग ये है कि अगर मेरे को कई बार वो क्या दे देगा, तुम्हें एक टर्म का सम देगा और वो तुम्हें दो टर्म का सम देगा। तो अगर तुम्हें यहाँ S4 में 3 टर्म लिखी, S4 में 3 लिखी, हाँ एक और आएगी। थैंक यू सो मच फॉर करेक्टिंग मी। एक और टर्म आएगी, 4 आएगी। कभी कभी क्या होता है कि वो आपको 2 टर्म का सम दे देगा, जैसे S1 दे देगा और S2 दे देगा और यहाँ से AP पूछेगा। तो ध्यान रखना कि अगर आप S2 में से S1 को कम करो तो आपको क्या मिलेगा, A1 प्लस A2 में से A1 को कम करोगे तो आपको सेकंड टर्म मिलेगी, यानी S2 माइनस S1 क्या मिलेगा, A2 मिलेगा। फिर आपको A1 भी मिल गया और आपको A2 भी मिल गया। तो यहां से आप D निकाल सकते हो, A2 माइनस A1 करके। ये कॉन्सेप्ट है सम का, कि कभी कभी आपको ऐसे भी देता है। ऐसा मेरे को याद इसलिए आया क्योंकि एक ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ था तुम लोगों को होमवर्क के अंदर, सम वाला। तो उसके अंदर क्या है देखो, कभी कभी ऐसे भी आएगा, जैसे मान लो कि वो तुमको S9 दे दे और वो तुमको S14 दे दे, मान लेते हैं। और मैं तुमसे ये पूछूं कि मुझे बताओ लास्ट वाली 5 टर्म का सम बताओ क्या होगा। तो यहां S9 का क्या मीनिंग है कि यहां से लेके यहां तक का सम, और S14 का मतलब है स्टार्टिंग से लेके 14 तक का सम, यहां तक का। तो अगर मेरे को लास्ट 5 टर्म का सम चाहिए ना, तो मैं पूरे S14 में से अगर मैं S9 को घटा दूं, यानी यहां तक कम कर दूं, यहां तक, तो ये आगे वाला सम बच जाएगा, जो कितना हो जाएगा 50। यानी यहां से लेके यहां तक का सम कितना हो गया, 50 हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट तुम लोग अपने माइंड में रखना कि ऐसा होता है। S1 एक टर्म का सम होता है, S2 2 टर्म का होता है, S3 3 टर्म का होता है, S4 4 टर्म का होता है। तो अगर मुझे यहाँ से 4th टर्म निकालनी है, तो अगर मैं S3 को S4 में से कम कर दूं तो मेरे को 4th टर्म मिलेगी, क्योंकि ये सारी टर्में कट जाएगी माइनस करूंगा तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। द सम ऑफ 4 कॉन्जुगेटिव नंबर ऑफ AP। जब भी 4 कॉन्जुगेटिव की बात आती है, आपको हमेशा किस तरह के मानने होंगे, x, उसके बाद कॉन्जुगेटिव में x प्लस 1 होगा, फिर x प्लस 2 होगा और फिर x प्लस 3 होगा। ये 4 कॉन्जुगेटिव टर्म है और मुझे इनका सम दिया हुआ है। तो यानी x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 3 इक्वल टू 32। तो 1 2 3 और 4, यानी 4 तो x है यहाँ पे, और 3 और 2 5 और 1 6 इक्वल टू 32। तो 4x की वैल्यू हो गई 32 माइनस 6 यानी 26 हो गई। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 26/4। अब एक बात प्रॉब्लम हो गई, क्या प्रॉब्लम हो गई कि ये ना डेसिमल में आ रही है, 13/2 आ रही है। यानी पहली जो टर्म आई मेरे पास वो कितनी आई, 13/2 आई। अभी मेरे को यहाँ तक की इंफॉर्मेशन दे रखी थी तो मैंने यहाँ तक सॉल्व कर दिया, इतना मेरे को मिला। फिर क्या कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म
ये पहली टर्म है और ये लास्ट टर्म है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना दिया हुआ है अपने को, टू द प्रोडक्ट ऑफ टू मिडल टर्म, यानी इसका और मिडल टर्म की दोनों का प्रोडक्ट का रेशियो दे रखा है। तो शायद हमें ये वाला काम करने की यहाँ पे नीड तो पड़ेगी, इसमें ऐसा तो नहीं है कि नीड ना पड़े। और बीच की दो टर्म क्या है, x+1 और x+2, इन दोनों इनका रेशियो, पहली और आखिरी और बीच वाली दो का जो रेशियो है वो कितना है, 7:15 है बेटा। कितना है, 7:15 है। अब एक काम करो, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये x² प्लस क्या बनेगा, 3x बनेगा, और यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो x² प्लस 2x और 1 3x प्लस 2, 7/15 हो जाएगा। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 15x² प्लस 45x इक्वल टू 7x² प्लस 21x प्लस 14। ठीक है जी। देखो ये इसमें से कट दो तो कितना बचा, 8x²। 45 में से 21 कम करो तो कितना आएगा पीछे, 24x, और वो इधर ले आओ माइनस हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो रहा है तो कर दो, आसान बना लिया करो को। ये कैसे बन गई, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। कौन सी इक्वेशन बनी भाई वरीन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब हमें करना पड़ेगा सोल्व, x की वैल्यू निकालने के लिए। लेकिन क्या हम एक और काम कर सकते थे क्या इसके अंदर है, क्या हम इसमें एक और काम कर सकते हैं। x की वैल्यू तो हमने पहले निकाल ली थी, उधर से भी x की वैल्यू ही आएगी। कुछ तो गड़बड़ है, फिर हमें कोई और तरीके से सोचना चाहिए इस क्वेश्चन को। एक और तरीका लगाओ। अब देखो यहां से तुम लोगों को एक चीज सीखने को मिलेगी, अच्छी बात है कि मैंने इसको ऐसे करा। सीखने को ये मिलेगा कि अगर आप इस तरह से मानते हो तो देखो क्वेश्चन यहाँ पे आके फंस गया, फंसा तो नहीं है, लो हो सकता है, बट फिर भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे करूं कि मान लो मेरे को 4 टर्म माननी है, तो 4 टर्म को ऐसे मान लेता हूं। कैसे कि पहली टर्म a-3d, दूसरी टर्म a-d, a+d और a+3d। सही बात है। पहली और आखिरी का मल्टीप्लिकेशन, और मिडिल दो का मल्टीप्लिकेशन, 7/15। अब प्रोडक्ट देखो a-b a+b, a-b a+b इक्वल टू 7/15। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 15a² माइनस में 135d² इक्वल टू 7a² माइनस 7d²। देखो 7 इसमें से कम हो जाएगा, और ये चीज जब इधर लेके आएंगे तो क्या बनेगा, 128d² बनेगा। ठीक बात है ना। अब एक चीज देखो कि इसने हमें यह भी बोला था कि इन चारों टर्म का जो सम है, किनका सम, इन चारों टर्म का सम वो 32 है। मैंने एक बात बताई थी तुम लोगों को कि ये ऐसा तब मानते हैं जब एक वेरिएबल कट जाता है। ऐसा मानने से कुछ न कुछ अच्छा होता है, और वो अच्छा क्या होता है इसको छोड़ो, ऐसे करने से कुछ मिल नहीं रहा ढंग से, तो ये बेस्ट तरीका था ऐसे मानने वाला। तो अब अगर मैं इन चारों टर्म को ऐड करूं ना तो d पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, इसीलिए ऐसे मानते हैं। ये इससे कटा, ये इससे कटा, तो यहाँ पे 4a की वैल्यू 32 है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई पावनी, 8 आ गई। वो बेटा यहाँ यूज करो, 8 × 8 × 8 इज इक्वल टू 128d²। ये इधर आ जाएगा, तो d² की वैल्यू कितनी आ रही है, 8 × 8 × 8 डिवाइडेड में 128। 4 से काटेंगे 2, 4 से काटेंगे 32, 8 से काटेंगे 4 पे, 2 से काटेंगे 2 पे, 2 से काटेंगे 4 पे, तो d² की वैल्यू 4 आई है। तो इट मीन की d की वैल्यू +-2 आ गई। अब इस +-2 पे
ये क्वेश्चन हम मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, अब फील हो रहा है कि ये कर रखा है हमने। एक तो इससे एपी बनेगी, तो पहली वैल्यू 8, दूसरी वैल्यू 8 + 2 कितनी हो जाएगी 10, फिर 2 और ऐड कर दो 12, 2 और ऐड कर दो 14, और अगर डी की वैल्यू -2 है और ए की वैल्यू 8 है तो 8, 6, 4 और, लेकिन इससे तो सम तो नहीं बनेगा है। डिफरेंस तो सिर्फ ही 2 का है ना, लेकिन हमने 2D का डिफरेंस माना था, तो यहां से सम तो 18 और 12 30 नहीं, ये बन नहीं रहा। हमने 2D का डिफरेंस माना है, तो पहली टर्म है हमारी 8 माइनस में 3D कितना है 6 हो जाएगा, 2 आएगा, फिर 8 माइनस में 2 यानी 6 आएगा, फिर 8 + 2 यानी 10 आएगा, और फिर 8 + 6 यानी 14 आएगा। ये एपी बनेगी 2 6 10 14। इधर a - 3d तो प्लस हो जाएगा, ए की बात है उल्टी लिखी जाएगी एपी अब की बार, 14 10 6 और 2 ऐसे करके। तो ये हमारे पास एपी निकल के आ गई। मुझे ये बताओ क्वेश्चन तुम लोगों को समझ आया कि नहीं आया? यस सर। पावनी ये सब आ गया। पावनी यस सर। समझ आया कि नहीं आया? लग तो नहीं रहा तुम्हारी आवाज से, फोकस करो बेटा। तबीयत खराब थी थोड़ी, नाक अच्छा तबीयत खराब है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग। इसका आपको सम निकालना है। क्या करना है भाई? सम निकालना है। कैसे निकलेगा सम? देखो जरा अटपटा सा दे रखा है, ये माइनस में चल रहा है, कुछ प्लस में चल रहा है, क्या करोगे आप लोग इसमें? सोचो जरा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन बना के दे दे तुम्हें, तो एक काम करना है, पॉजिटिव वाले को एक साथ इकट्ठा कर लो। 5 + 9 5 9 13, और लास्ट में क्या है पॉजिटिव का 81, प्लस नेगेटिव वालों को इकट्ठा कर लो, माइनस का 41, माइनस का 39 और माइनस का 37, और ऐसे चलते चलते लास्ट में है माइनस का 3। तो बेटा करना क्या है, इसका सम अलग निकालना है, इसका अलग निकालना है। ये भी एक एपी है और आगे वाली भी एक एपी है, ये भी एक एपी है और आगे वाली भी एक एपी है, दोनों ही एपी है। तो पहली एपी की फर्स्ट टर्म कितनी है 5 है, और आखिरी टर्म कितनी है 81 है। तो अगर मैं यहां से निकालूं तो AN फॉर्मूला लिखूं क्या पूरा, AN = A + n - 1 × D। AN कितना 81, A कितना 5, कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ पे 4 का, 5 इसमें से कम करेंगे 76, 4n। बहुत कम चांस है, आप 4 को अंदर मल्टीप्लाई करो, आप इसको सीधा काटो, 4 एकम 4 और 19 पे कट जाएगा, 19 4 जा 76 होता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ टोटल 20 टर्म है, यानी जो इसका सम है वो मेरे को 20 टर्म का सम निकालना है, 20 का बाय 2। फर्स्ट टर्म कितनी है 5 और आखिरी टर्म कितनी है 81। फर्स्ट प्लस लास्ट वाला फॉर्मूला लगा दिया, कौन सा, Sn = n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म। तो ये 10 आ रहा है और ये 86 बन रहा है, तो इसका जो सम है वो आ रहा है 860। अब इस पे आ जाओ, फर्स्ट टर्म कितनी है माइनस का 41, डी कितना है यहाँ पे प्लस का 2, और लास्ट टर्म क्या है माइनस का 3। तो AN = A + n - 1 × D। लास्ट टर्म -3 है, पहली टर्म माइनस का 41 है, n मेरे को निकालना है और d यहाँ पे 2 है। 41 अगर इधर लेके आओगे प्लस का 41 हो जाएगा, और वहां पे क्या है 2 है, n - 1। अब ये जोड़ करो कितना आएगा, तो ये बनेगा 38 पॉजिटिव का, इसको काटेंगे 19 = n - 1, तो यहाँ भी n कितना है 20 है। तो S20, तो 20/2
फर्स्ट टर्म कितनी है, माइनस का 41, और लास्ट टर्म कितनी है, माइनस का 3 है। तो अगर हम इनको ऐड करते हैं तो बेटा ये माइनस का 44 बनेगा, तो माइनस का 440 आ जाएगा। हमें इन सब का सम निकालना था, तो फाइनल सम निकलेगा ये। अगर ये 500 होता तो ये कितना आता फिर, नहीं ये 500 नहीं, ये अगर 500 होता तो 360 बचता, लेकिन ये 500 से 60 कम है, तो आंसर कितना होगा फिर वरीन है, 420। आंसर कितना होगा, 420। मुझे बताओ समझ आया कि नहीं है? उड़ा दिया मैंने क्वेश्चन को, धुआं धुआं कर दिया क्वेश्चन को। आसान था, मुश्किल था, कैसा था क्वेश्चन? क्या रेटिंग दोगे तुम लोग क्वेश्चन को? कैसा था क्वेश्चन बताओ? ठीक था, चलो आगे बढ़े। अच्छा था क्वेश्चन, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा प्यारा। कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है। कह रहा है कि a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी के अंदर है, तो आप प्रूफ करो कि ये सिस्टम भी एपी के अंदर होगा। सिर्फ 1 मिनट का टाइम देता हूं मैं, तुम सोच लो कि इसको कैसे कर सकते हो। रीड करो इसको अच्छे से और अपने माइंड को चलाने की कोशिश करो। देखो क्या दे रखा है तुम लोगों को। कह रहा है कि ये चीज एपी के अंदर है, ये 3 टर्म है और ये तीनों के तीनों एपी में है। तो आप ये कह सकते हो कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो होगा वो इक्वल होगा किसके, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। क्या ये बात तुम लोगों को समझ आ गई कि जो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है वो इक्वल होगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के? है ये बात समझ गई। कौन सी बात? बी स्क्वायर माइनस ए। क्यों नहीं है बेटा? जब 3 चीजें, अगर मान लो मैं ये बोलूं कि ए बी सी जो है वो तीनों एपी के अंदर और तीनों कॉन्जुगेटिव टर्म है, लगातार टर्म है, तो डी कैसे निकलता है? डी निकलता है सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करने से। लेकिन यहां से भी तो डी निकलेगा, क्या होगा डी, सी माइनस में बी। तो ये डी अगर बराबर है तो इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है बी माइनस है, ये सी माइनस बी के बराबर नहीं होगा? वही तो लिखा, इन दोनों का डिफरेंस इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होता है। ये एपी की कंडीशन होती है और यही कंडीशन यहाँ यूज करेंगे। बी प्लस ये माइनस ए बाय बी प्लस सी, अगर ये बराबर आ जाए सी बाय ए प्लस बी माइनस बी बाय सी प्लस ए के, तो ये एपी हो जाएगी। तो आपको शो करना है ये जो लेफ्ट हैंड का जो डेरिवेटिव बोल रहा हूं मैं, जो डिफरेंस है यहाँ पे, ये निकालना पड़ेगा अपने को। तो जरा मैं इसको देखूं तो ध्यान से देखो कि इसमें ये अलग है, अलग है, तो जो इनकी प्रोडक्ट होगी वो इनका एलसीएम होगा। अब इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो तो b के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, b प्लस सी, और इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो तो क्या मल्टीप्लाई होगा, c प्लस ए। अंदर मल्टीप्लाई करो जरा, तो बी स्क्वायर प्लस में बी सी और ए सी माइनस में ए स्क्वायर, डिवाइड में क्या है, सी प्लस ए और बी प्लस सी। ध्यान से देखना, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखो यहां से कुछ ना कुछ तो तुम रख ही सकते हो। क्या रख सकते हो मुझे बताओ? देखो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है यहाँ पे, है कि नहीं है? तो इसकी जगह कुछ वैल्यू यूज कर सकते हैं आप। और ये क्या है, इसमें से मैं अगर c को वापस कॉमन ले लूं तो मेरे पास b माइनस ए आएगा। नीचे क्या है, c प्लस ए और b प्लस सी है, राइट ना? अब हम वैल्यू यूज करेंगे, किसकी वैल्यू यूज करें बताओ मेरे को। लेकिन क्या यहाँ पे वैल्यू यूज करने की जरूरत है? एक बार मैं ये कह सकता हूँ
कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो यहां से आप ये लिख सकते हो बी माइनस ए और बी प्लस ए प्लस सी बी माइनस ए डिवाइडेड में क्या है सी प्लस ए और बी प्लस सी। अब एक काम करो बी माइनस ए कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा बी प्लस ए प्लस सी और नीचे क्या है सी प्लस ए और बी प्लस सी। ये मैंने इस लेफ्ट को सोल्व करा। अब सेम टू सेम तुम राइट को भी सोल्व करो। सी डिवाइडेड में ए प्लस बी माइनस में बी ओवर सी प्लस ए, एलसीएम जो आएगा वो इन दोनों की प्रोडक्ट आएगा ए बी और सी प्लस ए। ये चीज यहां मल्टीप्लाई करेंगे और ये चीज यहां मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करो। मुझे बताओ यहां तक कोई समस्या है तो तुम लोगों को? नो सर। पक्का? Yes, अब sir. यहां से क्या कर सकते हैं? अब देखो ये सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है और यहां से तुम लोग क्या कॉमन ले सकते हो ए कॉमन ले सकते हो, तो ये भी क्या बनेगा सी माइनस बी बनेगा। नीचे क्या आएगा ए प्लस बी और सी प्लस ए। अब इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, तो सी माइनस बी और सी प्लस बी और आगे क्या है सी माइनस बी और नीचे क्या है ए प्लस बी और सी प्लस ए। अब देखो यहां से सी माइनस बी कॉमन आ जाएगा, तो यहां क्या बचेगा सी प्लस बी और आगे क्या बचेगा प्लस का ए। डिवाइड में क्या आ रहा है ए प्लस बी और सी प्लस ए। अब अगर मैं कंपैरिजन करूं तो तुम लोग ध्यान से देखो कि ये वाला पार्ट सेम आ रहा है बी प्लस ए प्लस सी, ये वाला पार्ट। गड़बड़ जो है ना वो यहाँ पे है सारी, यानी ये वाले पार्ट जो है वो अभी मैच नहीं हो रहे। तो मुझे बताओ कि आप कैसे मैच करें, कोई आइडिया दो मेरे को समझ नहीं आ रहा कैसे करूं। ये सी प्लस बी प्लस सी कैसे आएगा? यहां से ये कॉमन लिया सी माइनस बी और सी माइनस बी। जब सी माइनस बी कॉमन लिया तो सी प्लस बी बचा यहाँ पे, ये रहा, और ए मिला मेरे को यहां से। अब आ गया समझ में? Yes. अब एक चीज देखो यहाँ पे, अब पहले वाले को तो नहीं करेंगे लेकिन इस सेकंड वाले को पहले के इक्वल प्रूफ करने की मैं कोशिश करूंगा। कैसे? सुनो जरा कैसे, बड़ा प्यारा स्टेप जाने वाला है यहां से। देखो यहां पे तुम लोगों को सी माइनस बी दिखाई दे रहा है, ए प्लस बी और सी प्लस ए। ये सी माइनस बी है ना, तुम एक काम करो सी प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दो और उसी से डिवाइड कर दो। कर दिया? ये क्या बनेगा ए माइनस बी ए प्लस बी, क्या बना सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी, और बाय में तीन चीजें हैं ए प्लस बी सी प्लस ए और सी प्लस बी। अब देखो इसकी जगह सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह आप बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रख सकते हो, तो इसकी जगह तुम लोग क्या पुट कर सकते हो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कोई समस्या यहां तक किसी को? No, sir. अब एक चीज देखो ये कैसे खुलेगा। देखो हमने जब लास्ट वाला करा था तो उसमें हमने यहाँ पे b माइनस ए निकाला था, तो अगर आप इसको ब्रेक करो तो आप लिखोगे b माइनस ए और b प्लस ए और a प्लस बी प्लस सी। डिवाइड में बेटा क्या है a प्लस बी और c प्लस ए और c प्लस बी। कुछ कट रहा है क्या? वरीन चेक करो तो ये देखो प्लस वाला कट गया। अब देखो क्या बचा b माइनस ए, ये रहा, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये रहा,
सी प्लस ए बी प्लस सी, सी प्लस ए बी प्लस सी, मतलब प्रूफ हो गया किसके, लेफ्ट हैंड साइड के। तो यानी ये दोनों चीजें किसके इक्वल आ गई, एक दूसरे के इक्वल आ गई। तो दिस इंप्लाइज कि सी बी डिवाइडेड में सी प्लस ए माइनस ए डिवाइड में बी प्लस सी इज इक्वल हो गई किसके, सी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी माइनस बी डिवाइडेड बाय सी प्लस ए। तो दिस इंप्लाइज कि ये तीनों टर्म किसके अंदर है वरीना, एपी के अंदर है। बहुत तगड़ा क्वेश्चन था बेटा, 5 नंबर में आ सकता है ये क्वेश्चन। समझ आया कि नहीं आया? क्लास नोट्स भेजूंगा, अच्छे से रिवीजन कर लेना, ठीक है ना? समझ आ गया पूरा क्वेश्चन? पावनी क्या कहना है तुम्हारा? क्या सर? पक्का? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब मैं तुम्हें करवाता हूँ केस स्टडी। हमने केस स्टडी में एक भी क्वेश्चन नहीं करा एपी का। अब आते हैं आप केस स्टडी के ऊपर। एपी से केस स्टडी भी बनती है बेटा। देखो जरा क्या पूछ रहे हैं। मैं एक वो क्वेश्चन लेके आता हूँ, तब तक तुम इसको रीड करो, फिर हम क्वेश्चन को निपटाएंगे 1 बाय 1 करके। चलो बनाओ इसको। ये लो, मैं इस टीवी को बंद कर दूं क्या? 1 सेकेंड। हाँ जी, चलिए स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं अच्छे से। क्या पढ़ने जा रहे हैं? केस स्टडी। क्या बोल रहा है पावनी? इंडिया इज कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन ड्यू टू द लो कॉस्ट मैन पावर एंड स्ट्रॉन्ग टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी कंट्रीब्यूटिंग टू हायर क्वालिटी प्रोडक्शन रन। एडिशनल इंफॉर्मेशन है बेटा, जस्ट मार्केट की बात करी गई है। द प्रोडक्शन ऑफ द टीवी सेट इन ए फैक्ट्री इंक्रीज यूनिफॉर्मली बाय ए फिक्स नंबर एवरी ईयर। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, 4th, 5th, 6th, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th और 6th। कह रहा है हर साल फिक्स अमाउंट से बढ़ता है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? एपी को। कह रहा है इट प्रोड्यूस इतने सेट इन 6 ईयर। मतलब अगर फिक्स अमाउंट से बढ़ता है तो एपी है। और छठे साल कितने रिप्रेजेंट करता है, कितने प्रोड्यूस करता है? 16,000। और 9th ईयर कितने करता है बेटा? A9 कितने करता है? 22,600। अब आप यहां से आराम से कर सकते हो, मैंने तुम लोगों को सिखाया हुआ है। A6 को लिखते हैं A+5D और A9 को लिखते हैं A+8D। बेटा दोनों को माइनस कर दो, माइनस माइनस माइनस। 5 में से 8 गया, माइनस का 3D। और 16 में देखो 4 तो 20 तक है और 2 आगे है 6600, लेकिन नेगेटिव का, तो नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा तो कितना बढ़ रहा है? 2200। क्या कोई डाउट है किसी को इसमें? क्या किसी को कोई डाउट है? ये डी आया, मतलब हर साल कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है प्रोडक्शन में? 2200 का। हर साल कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है? 2200 का। कोई समस्या यहां तक? अब मेरे को ए निकालना है, तो A+5 टाइम 2200 इज इक्वल टू 16,000। तो ये कितना बनेगा वरीना? 10,000, 11,000 बनेगा ये, इक्वल टू 16,000। तो ए की वैल्यू कितनी आई वरीना? यानी पहले ईयर उसने कितने प्रोड्यूस करे? 5,000। तो पहला क्वेश्चन पढ़ो। अब उड़ा दोगे क्वेश्चन, मुझे पता है। क्या बोल रहा है? प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर, अभी अभी निकाला कितना? 5,000। जल्दबाजी के अंदर ये मत कर देना, ये डी की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? ये डी की वैल्यू है। अब कह रहा है प्रोडक्शन बताओ 8th ईयर में। बेटा हमसे पूछ रहा है A+7D की वैल्यू। ए कितना? 5,000 और डी के साथ क्या करेंगे? 7 टाइम 220, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, यानी 15,400 में 5,000 ऐड करोगे तो आंसर आएगा 20,400। कहाँ पे है? 20,400। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। टोटल प्रोडक्शन पूछ रहा है फर्स्ट 3 ईयर का।
क्या पूछ रहा है वरीन? A3 पूछ रहा है या कुछ और पूछ रहा है? बताओ क्या पूछ रहा है? इसने टोटल प्रोडक्शन पूछी है, लेट मी नो। A3 पूछ रहा है क्या ये? सर A1 प्लस A2 प्लस A3। हाँ, तो आप ये भी कह सकते हो सर ये S3 पूछ रहा है, पहले 3 सालों का सम पूछ रहा है आपसे ये, लेकिन एक काम सही है। अब मुझे बताओ S3 लगाऊं या वैसे निकाल के करूं? तो वैसे मुझे मुश्किल लगेगा, लेकिन MCQ है तो हमें वैसे कर लेना चाहिए। तो पहला तो 5000 होगा, दूसरा इसमें 2200 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 7200, 7200, और तीसरा इसमें फिर और हमें 22, एक सेकेंड, हाँ 20, एक मिनट, इतना था ना, इसमें 2200 ऐड करना है, 2200, तो 9400 सबको ऐड कर दो। 0 0 6 16 और 5 21, 21600। हालांकि तुम लोग इसमें S3 भी लगा सकते थे, 3 टर्म का सम। पहली टर्म कितनी? 5000, फिर 2 n-1 होता है इंटू d, कितना? 2200, कितना होता? 4400। 4400 को ऐड करते 9400, किससे डिवाइड करना था? 2 से, कितना आता? ये ज्यादा नहीं हो गया? नहीं, सही है, 4700 आता। इसको 3 से मल्टीप्लाई करना था तो 7 या 21 होता है, तो 2100 आ जाता, और 4 3 12 होता है, तो 1200 आ जाता। मैच क्यों नहीं हो रहा भाई? कहाँ गड़बड़ हो गई? अच्छा 2a होता है, माय बैड भाई, 2a होता है ना, 10,000 आना था, फॉर्मूले में गलती कर दी, स्पेस की वजह से मैं थोड़ी सी कंजूसी करने लग गया, लिखने में तो गड़बड़ होने लग गई। तो एक्चुअली में यहाँ पे क्या आना था? S3 आना था, जो कि 3/2, फिर यहाँ पे 2a होता है तो यहाँ पे 10,000 आना था, और प्लस में फिर 4400 आता है यहाँ पे। हाँ, तो ये बनता 24,400। है आंसर अभी भी मैच नहीं हो रहा। कहाँ गड़बड़ कर रहा हूं मैं? किसी को पकड़ में आ रही है मेरी गड़बड़ क्या? 14,000 होता है, 24,000 नहीं होता, 14,400। कितनी गड़बड़ करी है ना मैंने यहाँ पे। 7200 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21,600। सही ऑप्शन ये वाला। मेरे को लगा एक ही स्लाइड के अंदर पूरा क्वेश्चन समझा दूं मैं, दूसरा पेज मुझे ना निकालना पड़े। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कितने सालों में प्रोडक्शन ये होगा? कह रहा है इन विच ईयर, कितने सालों में। हाँ, इन विच ईयर द प्रोडक्शन इज दिस। तो वरीन क्या दिया है इसने अपने को? AN दिया है या SN दिया है? क्या है ये? AN दिया हुआ है, और N निकालना है। क्या निकालना है? N फिगर आउट करना है। तो चलो देखो जरा कैसे करेंगे N को। मैं सारा कुछ रफ कर रहा हूँ, मान रहा हूँ कि AN की वैल्यू कितनी है? 29200 है। फर्स्ट टर्म कितनी थी? 5000। N मेरे को निकालना है, और D कितना था? 220। पावनी यहाँ गड़बड़ कर देती है, पावनी अंदर मल्टीप्लाई करने का सोचेगी, लेकिन पावनी ऐसा करना नहीं है। पहले 5 जा रही, इसमें से कम करो। 24,200 आया, और 2200 n-1। अंदर मल्टीप्लाई करने की बेवकूफ़ी मत करना, काटने पे काम करना, ताकि क्वेश्चन आसान हो जाए। 22 से काटेंगे 1 पे जाएगा, फिर 1 पे जाएगा, तो यानी 12 सालों में जाके जो है अमाउंट कितना होगा? 29,200 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिफरेंस बताओ द प्रोडक्शन ऑफ 7th ईयर और 4th ईयर। तो ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करनी हमको कि A7 हम प्रॉपर निकाले और A4 प्रॉपर निकाल के डिफरेंस नहीं भाई, सीधा डिफरेंस ले लो। आपसे 7 और 4 का डिफरेंस पूछ रहा है, तो 7 का मीनिंग होता है A + 6D, 4 का मीनिंग होता है A + 3D। तो ध्यान से देखो, A तो कट ही जाएगा, तो A को लिखने की जरूरत ही नहीं थी। A कट गया, 6D में से 3D कम करोगे 3D बचेगा, और D की वैल्यू कितनी थी? तो आंसर कितना हो गया? 6,600। क्वेश्चन क्लियर है क्या? यस सर। समझा?
फिर मैं हाँ जाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, एक और केस स्टडी, एक और केस स्टडी। चलो देखो जरा, योर फ्रेंड वीर वांट टू पार्टिसिपेट इन 200 मीटर रेस। एक रेस है और वो रेस है 200 मीटर की। रन दैट डिस्टेंस इन 51 सेकेंड एंड विद ईच डे प्रैक्टिस इट टेक 2 सेकेंड लेस। मतलब पहले दिन जब उसने ये डिस्टेंस कवर करी ना, उसको 51 सेकेंड लगे, ठीक है। फिर दूसरे दिन उसको 2 सेकेंड कम लगे, मतलब अब उसको कितने लगे, 49 सेकेंड लगे अगले दिन। मतलब जैसे जैसे वो प्रैक्टिस पे जाएगा तो उसका जो टाइम है वो कम होता जाएगा। अगर प्रैक्टिस होती है तो कम टाइम में उसी डिस्टेंस को क्या करेगा, वो कवर करेगा। तो ही वांट टू कंप्लीट इट इन 31 सेकेंड, यानी पहली बार 51 सेकेंड लगे, फिर 49 सेकेंड लगे। ऐसे चलते चलते वो चाहता है कि मेरी स्पीड इतनी आ जाए कि मैं 200 मीटर को कितने सेकंड में कंप्लीट कर दूं पावनी, 31 सेकंड में। क्या तुम लोगों को सिचुएशन समझ आई है उसकी, बताओ मेरे को। क्या तुम लोगों को उसकी सिचुएशन समझ आई है कि क्वेश्चन वाला कहने की क्या कोशिश कर रहा है? यस सर। हाँ, तो क्वेश्चन वाला कहने की क्या कोशिश कर रहा है कि एक ऐसी सीक्वेंस बन जाएगी, पहले 51 सेकंड लगा, फिर 49 सेकंड लगा, और ऐसे ही लास्ट में वो चाहता है कि उसकी जो स्पीड है इतनी हो जाए कि वो पूरे 200 मीटर को 31 सेकंड में कंप्लीट कर दे। क्लियर है पावनी? तो पहला सवाल ही ये पूछ रहा है कि सिचुएशन की एपी क्या है। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग टर्म आर इन एपी फॉर द गिवन सिचुएशन। तो 51 55 कहाँ है, 53 कहाँ है, 51 49 47, दो दो कम होगा, पहले 2 कम हुआ 49, फिर 2 कम हुआ 47, और ऐसे चलता जाएगा। और ये वो लास्ट टर्म है, ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलो आगे के क्वेश्चन देता हूं मैं तुम लोगों को, आगे के क्वेश्चन देता हूं, बनाने की कोशिश करना। चलो नेक्स्ट के 2 क्वेश्चन बड़े प्यारे और लवली क्वेश्चन है, देखो जरा, ये लो, 1 मिनट का टाइम है, बनाओ। क्या पूछ रहा है, सेकंड केस स्टडी चल रही है हमारी। सेकंड केस स्टडी चल रही है। जितने भी स्टूडेंट YouTube के ऊपर इसको देख रहे हैं भाई, आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको अल्टरनेट डे पे 10th क्लास की जो क्लास रहेगी वो लाइव रहेगी। मैं बच्चों को गूगल मीट पे पढ़ा रहा हूँ, तो आपको भी मैं फ्री के अंदर यहाँ पे यूट्यूब पे प्रोवाइड करूँगा। आपके कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल पे जाके देखोगे तो और भी बहुत सारी क्लासें मैंने रिकॉर्ड करके डाली हुई है। हाँ जी, क्या क्वेश्चन बना, क्या कह रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डेज है, 10 कहते हैं नंबर ऑफ मिनिमम डेज बताओ ही नीड द प्रैक्टिस टू टिल इज गोल। मतलब 31 कितने दिन में पहुंच जाएगा। तो एक्चुअली में वो अपने से n की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो 31 क्या है, लास्ट टर्म, पहली टर्म कितनी है 51 प्लस n1, n कितना है, n तो सर निकालना है, और d कितना है 2, माइनस का 2 है यहाँ पे। तो 51 को अगर मैं कम करता हूं तो इधर आके 20 हो गया, नेगेटिव का 2 -1। तो ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करनी है कि 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, नहीं भाई, अगर कट रहा है तो प्यार से काट लो। तो आंसर तुम्हारा गलत था भी वरीन, आंसर आएगा 11 डेज। ऑप्शन में है क्या, सी ऑप्शन। 11 दिन लगेंगे उसको अपने गोल तक अचीव करने में। कितने डेज लगेंगे, 11 डेज लगेंगे गोल को अचीव करने में। क्लियर है, किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है? नो सर। ठीक है, अब आगे आ जाओ। कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग टर्म इज नॉट इन एपी। भाई कौन सी टर्म एपी में नहीं है इन द अबव गिवन सिचुएशन है। हाँ 30 तो आएगी नहीं, क्योंकि 31 आएगी उसके बाद में 29 आएगी, तो 30 नहीं आ सकती। 41 तो आ जाएगी। देखो
अब तुम सोच रहे होंगे कि सर कैसे पता चलेगा, तो भाई एक तरीका तो ये है कि कोई बड़ी बात नहीं है, दो का गैप माइनस करके चेक भी कर सकते हैं, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस तुम्हारी स्पीड होनी चाहिए। 45, 43, 41, 39, 37, 35, 33, 31, 29, 27। तो देखो ये आया क्या, बिल्कुल आया, ये रहा। 39 आया क्या, बिल्कुल आया। 30 नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर है बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है हमारी ना? चलो आगे बढ़ते हैं, एक और केस स्टडी करते हैं। मजा आ रहा है मुझे तो पढ़ा के भाई, केस स्टडी। चलो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा, लवली क्वेश्चन। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 3। योर एल्डर ब्रदर वांट टू बाय ए कार। चलो एक काम करता हूं, मैं पहले तुम्हें 1 मिनट का टाइम देता हूं, आप इनको अच्छे से ना रीड कर लो, अच्छे से रीड करो इसको। देखो कह रहे योर एल्डर ब्रदर वांट टू बाय ए कार, plans to take a loan from the bank to his car. He repays total loan this amount by paying every month. मैं ये कह सकता हूँ कि ये टोटल अमाउंट है, कितना है, 1,18,000, 1,18,000 का जो है वो लोन है, वो हर मंथ पे करना चाहता है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है 1,000 रुपीज की, पहले महीने 1,000 रुपए वो पे करेगा। ही इंक्रीज इंस्टॉलमेंट 100 एवरी मंथ, मतलब अगले महीने कितना देगा, 1,100, फिर कितना देगा वरीना, 1,200, फिर कितना देगा, 1,300, ऐसे करके वो पूरा अमाउंट पे करेगा। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द अमाउंट पेड बाय हिम 30th इंस्टॉलमेंट, यानी ये अगर पहली टर्म है तो ये पहली इंस्टॉलमेंट पहली टर्म को रिप्रेजेंट कर रही है, सेकंड इंस्टॉलमेंट सेकंड टर्म को, थर्ड इंस्टॉलमेंट थर्ड टर्म को, तो ऐसे ही 30 इंस्टॉलमेंट रिप्रेजेंट करेगी 30 टर्म को, जो मैंने तुम्हें बताया है कैसे लिखी जाती है, A+29D। अब तुम रिलेट कर पा रहे हो कि मैं बार बार तुमको ऐसा क्यों बोल रहा था कि तुमको लिखना आना चाहिए, ये तो डायरेक्ट लिखना आना चाहिए। पहली इंस्टॉलमेंट 1000 की 29, और फिर कितना बड़ा 100 एवरी मंथ, देख लो 100, तो डी कितना है 100, तो कितना बन गया ये 1000 + 29,100, तो बताओ मेरे को 3900, तो इसकी 30th इंस्टॉलमेंट कितनी होगी वरीना, 3900। आगे क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द अमाउंट पेड बाय हिम अप टू 30th इंस्टॉलमेंट, कितना अमाउंट पे कर देगा, तो बेटा क्या पूछ रहा है, S30, क्या पूछ रहा है, S30, तो कितना होगा 30/2, पहली टर्म देखो पहली भी आ गई लास्ट भी आ गई, तुम्हें पता चल गया कि 30th इंस्टॉलमेंट इतने रुपए की होगी, पहली टर्म कितनी थी 1000 की, लास्ट टर्म कितनी है कितनी, काटा कितना आया 15, ऐड किया कितना आया 4990, क्या करना है 4990 को 15 से मल्टीप्लाई, 15 0 0, 15 0 0, 15 9 जा 135, 13 कैरी, 15 4 जा 60 और 13 73। आज मैंने यहाँ क्या करा, आज मैंने मल्टीप्लाई डबल डिजिट से कर दी। क्या तुम लोगों को ये मल्टीप्लाई समझ आई है? यस सर। इतना Yes, sir. अमाउंट पे कर देगा वो, कब तक, 30th इंस्टॉलमेंट तक। कितना अमाउंट पे कर देगा, 73,500 अमाउंट जो है वो पे कर देगा 30th इंस्टॉलमेंट तक। आई होप कि सारी चीजें क्लियर हो गई, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। अब लास्ट में सिर्फ हमारे MCQ और 2 टेस्ट बचे चैप्टर को कंप्लीट होने में, उसके बाद में ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। उसके बाद देखेंगे कि हम क्या करेंगे।
तो अभी पूरी एक्सरसाइज है फिनिश। सारे PYQ जितने भी आए थे मैंने सारे तुम लोगों को करवा दिए, टॉप क्वेश्चन करवाए सबसे बेस्ट। उसके बाद में मैं और हॉट क्वेश्चन लेके आऊंगा जो मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन रहेंगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है जी, चलो आ जाते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। उड़ा देंगे हम AP चैप्टर को, धुआं धुआं कर देंगे। कह रहा व्हाट आर द मिसिंग नंबर इन द पैटर्न। बताओ मिसिंग नंबर क्या होगा पैटर्न में, कौन से नंबर की टर्म है वरीन ये? 1 2 3 4, मतलब फोर्थ नंबर की। A + 3D, A कितना है नेगेटिव का 32, D निकालो कितना है, D कैसे निकलेगा, इसमें से इसको कम करके -9.5 में से 32 को कम करूंगा प्लस हो जाएगा। मैं देखो कैसे करता हूँ, अगर ये 20 होता पावनी तो ऊपर 12 फालतू था, लेकिन ये 20 से कम है तो डिफरेंस कितना है 12.5 का, 12.5। तो माइनस का 32 और ये बनेगा 12 तिया 36 और 1 37.5, तो डिफरेंस आ गया इसका 5.5। पहली टर्म 5.5 होनी चाहिए। एक ही ऑप्शन है बेटा, दूसरा निकालने की जरूरत नहीं है, ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा, एक ही ऑप्शन होगा फर्स्ट वाला। ये करने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को, ऑप्शन को इस टेक्निक के साथ करते हैं ताकि टाइम कम लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 2, मान लिया कि पहली टर्म 2 है, तो यहां भी 2, यहां भी 2, यहां भी 2, यहां भी 2, सभी जगह 2 है। कॉमन डिफरेंस -1/2 है। तो कह रहा है कि व्हाट वुड बी द 12th टर्म। भाई 12th टर्म होती है A + 11D, तो यहाँ 12 नहीं आएगा, 12 नहीं आएगा, और कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर। मजा आ रहा है तुम लोगों को या नहीं आ रहा? Yes, sir. वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है, मजा आ रहा है, मजा आना चाहिए भाई मैथ करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 210। ये क्वेश्चन तो बहुत बार करवाया हुआ है अब तक है। क्या मैं ये एक्सेप्ट कर सकता हूं तुम लोगों से कि तुम लोग इसका आंसर मुझे दे सकते हो? कौन सी टर्म 210 होगी? मान लो ना nth टर्म 210 है, तो A + n-1 इंटू D। A कितना है 21, n तो मुझे निकालना है, और D कितना है 41 है, सॉरी 21 है। कितना है 21। इस 21 को जब हम 210 में से कम करेंगे तो 20 कम करूंगा तो 190 बचेगा, तो 189 बचेगा। मैंने कहा था तुम लोगों को कि मल्टीप्लाई करने की बजाय काटने की कोशिश करना, तो ये देखो 9 पे कट रहा है पूरा पूरा। तो कौन से नंबर की टर्म होगी वरीना? 10th नंबर की जो टर्म होगी। कौन से नंबर की टर्म? 10th नंबर की। चलो नेक्स्ट। वैसे भी निकाल सकते हैं। हाँ, ये वो वाला तरीका ना जो तुमने लगाया था कि डिफरेंस कितना 21 का। कौन से नंबर की टर्म? ये कौन से नंबर की है? 10th नंबर की है। ये भी लॉजिक सही है, चल जाएगा काम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आगे वाला क्वेश्चन देखो। आगे वाला क्वेश्चन, Mr. Prasad is collecting donation for a new school building in village. His wife started by donating this amount. Starts. फिर कह रहा है his brother also contributed by donating इतना amount. Thereafter, every person who contribute in the donation pay this more than the previous donor. How much amount was Mr. Prasad able to collect after 23 donation? देखो ये अमाउंट जो है ना, इसका तो बेटा कोई लेना देना ही नहीं है, ये तो एक बार अलग रखो। भाई के डोनेट करने के बाद अगला जो पर्सन आया, देयर आफ्टर एवरी पर्सन हुज कंट्रीब्यूट डोनेशन वाज दिस मोर देन द प्रीवियस, इससे इतना ज्यादा,
तो आगे वाला बेटा मैं ये कह सकता हूं कि ये फर्स्ट है। क्या है ये? फर्स्ट है। और डी कितना है वरीन यहाँ पे? 5250। कितना है? 5250। क्लियर है? अब इसने पूछा 23 में से उसकी वाइफ को कम कर दो, तो पीछे कितना बचा? 22 का निकाल लो। हाउ मच अमाउंट वॉज मिस्टर प्रसाद एबल टू कलेक्ट आफ्टर 23 डोनेशन? मतलब एक को छोड़ दिया, 1 से लेके 23 में उसकी वाइफ भी थी ना स्टार्टिंग में, उन्होंने भी डोनेशन करा, उसको निकाल दिया। पीछे बच गए बेटा 22 जो टर्म है ना ये एपी के अंदर है, तो मुझे निकालना है 24th टर्म इसकी, जो क्या होगी? a प्लस 23d। ए को कंसीडर करोगे 54,000 प्लस 23 और डी कितना है? 5240। एक बार तुम लोग इसको करना कैलकुलेटर की हेल्प से, कितना अमाउंट आ रहा है। अमाउंट थोड़ा बड़ा है तो आप अभी के लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में तो आपको हाथ से ही करना पड़ेगा इसको। सर बहुत बड़ा आ रहा है ये 28416,520। कुछ गड़बड़ करी है फिर हमने, कुछ तो गड़बड़ हुई है फिर, सवाल में सही नहीं जा रहा। मैंने भी देखा है, क्या गड़बड़ हो सकती है? अरे पर मैं कैलकुलेटर से फिर से करती हूँ, मुझे कौन सी गड़बड़ हो गई। करो जरा। सर सॉरी वो तब गलत है, 174,520। ये हमसे टोटल पूछ रहा है एक्चुअली में ना। यस सर। ठीक है, ये टोटल पूछ रहा है, तो ये हमसे A24 नहीं पूछ रहा, A24 नहीं पूछ रहा। दोबारा देखो, हाउ मच अमाउंट वॉज मिस्टर प्रसाद एबल टू कलेक्ट? कितना अमाउंट कलेक्ट कर लेगा, ये नहीं पूछ रहा कि 23 के बाद नेक्स्ट डोनेशन कितने का आएगा, नहीं, कितना अमाउंट कलेक्ट कर लेगा। यानी ये हमसे S22 पूछ रहा है बेटा। टोटल 23 थे ना, एक वाइफ को कम कर दिया, S22 पूछ रहा है। तो 22/2, पहली टर्म क्या थी? पहली टर्म नहीं होगी, यहाँ पे 2 टाइम करना होता है। फर्स्ट प्लस लास्ट का तो कोई चक्कर ही नहीं है। n कितना है? 22, तो 11 बच जाए, 21 बचेगा ना। d कितना था? इसको करो कैलकुलेटर की हेल्प से, अब की बार सही आना चाहिए। इसको करो। थोड़ा अमाउंट बड़ा है बट जस्ट प्रैक्टिस पर्पज से है, एग्जाम में इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं मिलेगा। 5250 को मल्टीप्लाई करो पहले आप 21 से, फिर उसमें ऐड करो क्या? 108,000। तो ये मेरे को मिल रहा है 2 लाख अंदर मिल रहा है मेरे को। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद, इसको यहाँ पे करने के बाद 2,18,250। 11 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 24,0750 आएगा। ये बेटा ये ऑप्शन ब्रदर के बाद का है, लेकिन उसकी वाइफ का भी तो अमाउंट ऐड होगा ना इसके अंदर, और ऐड करके इतना अमाउंट वो कलेक्ट कर लेगा। कितना? 25,25,750 रुपीज। सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 5, ये तो लड्डू क्वेश्चन है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन है, कर दो। फर्स्ट 5 मल्टीपल, पहला 5 ही होगा, दूसरा 10 होगा, तीसरा 15 होगा। तो 5 मल्टीपल तो S5 निकालना है अपने को। पहली टर्म कितनी है? 2n कितना है?
5 - 1 4, d कितना है 5, 10 और 20 30 बन रहा है, 30 को आधा कर देंगे और 15 5 से 75। आ गया समझ में क्या तुम लोगों को? यस सर। चलो बहुत बढ़िया, शानदार। तो आज हमने बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन करे हैं, बहुत ही ज्यादा प्यारे प्यारे क्वेश्चन। होमवर्क इसी से रिलेटेड आपको दिया जाएगा और इस ईयर इस संडे जो आने वाला संडे है आपका टेस्ट होगा और इसी चैप्टर का टेस्ट होगा। ओके, और उसके बाद देखेंगे कि नए चैप्टर की प्लानिंग करें या फिर करे हुए चैप्टर का रिवीजन करें। मैंने तुम लोगों को ग्रुप के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पीडीएफ शेयर करी है, वो तुम लोग जरूर पढ़ लेना ताकि तुम्हारा क्वाड्रेटिक वाला सेक्शन जो है वो रिवाइज हो जाए।